हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं प्रहार मैगजीन का, जो PRARO के बनाएगी वो मैगजीन है। उसी मैगजीन से रिलेटिव आपको PYQ के फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड करा जा रहा है। इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। लगभग 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आपके MCQ के बेस पर है और हर एक क्वेश्चन मैगजीन को देख कर बनाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ऑस्ट्रेलिया के 2025 के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के 2025 के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्कॉट मॉरिसन, चार्ल्स वॉकर, एंथनी अल्बनीज या रॉबर्ट मेटसोला। ठीक है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया के जो 2025 में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथनी अल्बनीज। इसके जो ऑस्ट्रेलिया के 31वें, ठीक है, ये 31वें प्रधानमंत्री बने, PM बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? बाकी चीजें थोड़ा सा पेन को थोड़ा और मोटा कर। अब बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। स्कॉट मॉरिसन के बारे में देख लेते हैं। तो ये पूर्व PM है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बन जाते। इन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा था और हार गए थे। चार्ल्स वॉकर के बारे में बात की जाए तो यह नाम ऑस्ट्रेलिया की राजनीति से नहीं जुड़ा है। और रॉबर्ट मेटसोला के बारे में बात की जाए तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया संबंधित ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, जो कि 2025 में 31वें PM बने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक और क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय महिला फुटबॉलर को 2024 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो किस भारतीय महिला फुटबॉलर, देखो भारतीय महिला है फुटबॉलर को 2024 में AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया AIFF की फुल फॉर्म है। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, महिला को दिया गया जो फुटबॉलर है 2024 में। बताइए, अंजू तमांग को दिया गया, संजू यादव, सुमैया गुगलोत या मनीषा कल्याण। तो बताइए इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंजू तमांग, संजू यादव, सुमैया गुगलोत और मनीषा कल्याण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनीषा कल्याण। ठीक है, मनीषा कल्याण को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, इनको 2024 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको मिला था। इन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के कारण 2024 में, ठीक है, ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया था इनको। ठीक है, मनीषा कल्याण को। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर देते हैं। तो अंजू तमांग के बारे में बात की जाए तो भारतीय फुटबॉलर हैं, पर 2024 में इनको पुरस्कार नहीं मिला था। और संजू यादव ने 2020 में ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 में संजू यादव को मिला था। और सुमैया गुगलोत के बारे में बात किया जाए तो अंडर 90 कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन किया था इन्होंने। ठीक है, ये अंडर 19 से जुड़ी हुई हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, INS दिल्ली को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? INS, अच्छा थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो क्लब है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है,
न्यू दिल्ली है इसका मुख्यालय। और मनीषा पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने UEFA महिला चैंपियंस लीग में गोल किया था। ठीक है, तो मनीषा कल्याण के बारे में एक और ये फैक्ट है, याद रख लो कि ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, जिन्होंने किस में गोल किया था? UEFA में गोल किया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। INS दिल्ली को किस प्रकार सम्मानित किया गया है? INS दिल्ली को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, इस बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ गार्ड शिप के तौर पर, बर्ड बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड, या महाराणा प्रताप पुरस्कार, या ब्लू फ्लैग अवार्ड। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि INS दिल्ली को किस प्रकार सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ गार्ड शिप पुरस्कार, या बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड, या महाराणा प्रताप पुरस्कार, या ब्लू फ्लैग अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। INS दिल्ली भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, क्या है? ये एक भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, जैसे कि जो किसी बाहरी देश से जब कोई भी मिसाइल भारत के अंदर आती है तो INS दिल्ली के माध्यम से वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इसे पूर्वी बेड़े यानी पूर्वी बेड़े ईस्टर्न फ्लीट में बेहतर प्रदर्शन और तत्परता के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी बारे में बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गार्ड पुरस्कार, ठीक है, ये तटरक्षक जहाजों के लिए होता है। ठीक है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो ये खेल के क्षेत्र में सम्मानित है। ठीक है, ये गेम के थ्रू है, गेम के एरिया में दिया जाता है। ब्लू फ्लैग अवार्ड के बारे में बात की है तो पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तटों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित दिया जाता है, इन्वायरमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और भी इसमें जान लो। INS दिल्ली का निर्माण मझगांव, INS जो दिल्ली है, ठीक है, मझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में हुआ था। और भारतीय नौसेना दिवस जो 4 दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो नौसेना दिवस है कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट होंगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया, इस बारे में बात करते हैं। तो मॉरिशस में, भूटान में, नेपाल में, या श्रीलंका में? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? मॉरिशस में खोला गया, भूटान में, नेपाल में, या श्रीलंका में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, जो विदेशी जन औषधि केंद्र है वो श्रीलंका में खोला गया। भारत सरकार ने श्रीलंका का पहला जन औषधि केंद्र खोला है। ठीक है, उद्देश्य है कि विदेशों में भी सस्ती दवाओं का उपलब्ध कराना है। अब मॉरिशस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। भारत ने मेडिकल सहयोग किया है लेकिन जन औषधि केंद्र नहीं खोला है। भूटान के बारे में बात की जाए तो मेडिकल सप्लाई भेजी लेकिन केंद्र स्थापित नहीं किया है। नेपाल में बात की जाए तो हमारा पड़ोसी देश भी है और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काम किया है। जन औषधि की शुरुआत, ठीक है, तो जन औषधि की शुरुआत है वो 2008 में शुरू की गई थी, 2008 में। ठीक है, शुरुआत की गई थी और इसकी राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जन औषधि का केंद्र खोला है फर्स्ट टाइम, और उद्देश्य था कि मतलब कि बाहर के जो देशों को भी सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कराना है, जन औषधि, ठीक है, सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड कराना है, इनका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या दिल्ली? तो जो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है वो जयपुर में खोला गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए लाए हैं कि उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? जयपुर में खोला गया है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। बाकी चीजों के बारे में बात करें, जो 4 ऑप्शन है, वाराणसी, यहाँ ऐसा कोई भी क्लिनिक नहीं खोला गया है। लखनऊ में बात की जाए जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यूपी में अभी तक ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्लिनिक की योजना नहीं बनाई गई है।
ठीक है। दिल्ली के बारे में बात की जाए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक यहाँ भी नहीं है। क्लियर। तो सिर्फ कहाँ है, पूरे भारत में जयपुर में। ठीक है। तो ये राजस्थान का ये एरिया है जहाँ के सीएम अब मोहन यादव है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कोच्चि में है। देखो, जो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया, उत्तर भारत में। ठीक है। तो जयपुर में खोला गया है, राजस्थान। लेकिन अगर उत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस चीज को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ इतना पूछा जाएगा पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो केरल में खोला गया, कोच्चि में। ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है, ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ है, तो कोच्चि केरल में है। केरल में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जिसको क्या बोलेंगे, जीईपी। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, जीईपी सूचकांक जारी करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन बनाया? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जीईपी जो सूचकांक है वो जारी किया है? ये किसी देश के बारे में बात नहीं की जा रही, ये हमारे भारत के किसी राज्य के बारे में बात की जा रही है जिसने फर्स्ट है जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने का विश्व का पहला राज्य बनाया है। तो कौन है? केरल है, उत्तराखंड है, गोवा है या पंजाब है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड जो कि 2000 में अलग हुआ था, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। तो उत्तराखंड ने पर्यावरण के लिए आर्थिक मूल्यांकन के लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जारी किया है। यह जीडीपी की तरह ही है, एज इट इज जीडीपी। ठीक है, एज इट इज जीडीपी। ठीक है, सेम जीडीपी की तरह ही है, लेकिन इसमें वन, जल, जैव विविधता आदि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन है। सिंपल बात है, जीडीपी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट है, यानी एनवायरमेंट के बारे में बात की है तो वन संपदा के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। और जीडीपी में लोगों के बारे में बात की जाती है, पूरी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की जाती है। ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि देखो, केरल में बात की जाए, ठीक है, तो केरल में पर्यावरण का अच्छा काम हुआ है लेकिन जीडीपी जारी नहीं किया केरल ने। गोवा में जैव विविधता स्पोर्ट है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है जैव विविधता का, लेकिन इसने भी, ये पहला राज्य नहीं है। ठीक है। पंजाब के बारे में बात कीजिए तो यहाँ पर जीईपी को कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि यहाँ जीईपी की कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और चीजें जान लेते हैं कि जीईपी की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पे आई थी। जीईपी की अवधारणा, ठीक है, कहाँ पे आई थी? चीन में आई, चीन से आई थी। ठीक है, जीईपी की अवधारणा कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। और उत्तराखंड के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि में बोला जाता है, देवभूमि। क्लियर। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंबलडन 2025 का विजेता कौन बना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आता है स्पोर्ट्स के एरिया में कि बताइए विंबलडन जो अवार्ड है किसने जीता, किसको दिया गया, इन सब चीजों के बारे में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास। जिसमें से कार्लोस अल्कराज ने जो विंबलडन 2025 का खिताब जीता है, ठीक है, ये जो हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। ठीक है, स्पेन निवासी हैं। ओके। और 2025 का इन्होंने खिताब जीता है और यह इनका दूसरा है। ठीक है, कार्लोस का ये सेकेंड खिताब है, एक बार और भी जीत चुके हैं, अब ये सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड अवार्ड, सेकेंड खिताब, सेकेंड टाइम है इनका। नोवाक जोकोविच के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2023 में जीता था। ठीक है, इन्होंने 2023 में जीता था। डेनियल मेदवेदेव के बारे में बात की जाए तो ये हार्ड कोर्ट के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन विंबलडन इन्होंने नहीं जीता। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच भी नहीं है। स्टेफानोस सित्सिपास के बारे में बात की जाए तो अब तक इन्होंने विंबलडन का कोई भी खिताब नहीं जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कार्लोस अल्कराज ने
अल्कराज ने विंबलडन 2025 का खिताब जीता है और इससे पहले 2023 में नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता था। तो कार्लोस अल्कराज हैं वो स्पेन निवासी हैं और इनका ये खिताब सेकंड टाइम है। ठीक है, तो विंबलडन टेनिस का सबसे पूरा जो विंबलडन टेनिस है, ठीक है, यह सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना टूर्नामेंट, इसकी शुरुआत थी 1877 से। ठीक है, विंबलडन जो खिताब जो टेनिस जो खेल है, इसकी शुरुआत 1870 में शुरू हुई थी और अब तक ये चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूटान में किस उद्देश्य से पहला ई टूरिज्म संगठन स्थापित किया गया? ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भूटान में किस उद्देश्य से पहला ई टूरिज्म संगठन स्थापित किया गया है? डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं के रोजगार हेतु और महिला सशक्तिकरण हेतु। तो देखो, ई टूरिज्म है ना, इलेक्ट्रिक से फर्क है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ई टूरिज्म संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, भूटान सरकार ने की है, क्योंकि भूटान क्या है, भूटान अलग देश है। भूटान सरकार ने पर्यटन को डिजिटल रूप से सशक्त करने और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए ई टूरिज्म संगठन की शुरुआत की है। शिक्षा में सुधार करने के लिए तो यह पर्यटन संगठन शिक्षा पर केंद्रित नहीं है। युवाओं, देखो, यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, सेकेंडरी उद्देश्य है। ठीक है, युवाओं को रोजगार सेकेंडरी उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सेकेंडरी युवाओं को रोजगार देना। ठीक है, मतलब सिर्फ युवाओं को रोजगार देने के लिए संगठन स्थापित नहीं किया गया। महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की है तो इसका सीधा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्टली नहीं है। क्लियर? भूटान की राजधानी के बारे में बात की जाए तो भूटान की राजधानी थिम्फू है, ये भी आपको पता होना चाहिए, थिम्फू। ठीक है, क्योंकि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी राजधानी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और करेंसी के बारे में बात की जाए तो इसकी जो करेंसी है वो है नगुलत्रम। ठीक है, नगुलत्रम। क्लियर? तो ये देखो, भूटान इसकी राजधानी है और नगुलत्रम इसकी मुद्रा है, करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1964 से। क्लियर? इस दिन एसएस लॉयल्टी जहाज मुंबई से लंदन रवाना हुआ था। ठीक है, तो 1994 5 अप्रैल 1964 में एसएस एक लॉयल्टी थी, एसएस लॉयल्टी एक जहाज था जो रवाना हुआ था, और उसी दिन से राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाने लगा। क्लियर? 15 अगस्त के बारे में बात की जाए तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे है, योगा डे। क्लियर? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। 5 मई के बारे में बात की जाए तो ये गलत तारीख है, राष्ट्रीय समुद्री की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अंतर संसदीय संघ सम्मेलन के बारे में बात की जाए 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अंतर संसदीय संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? भारत में, उज्बेकिस्तान में, नेपाल में या भूटान में? तो अंतर संसदीय संघ सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। 2025 का IPU, इंटर पार्लियामेंट यूनियन, जो अंतर संसदीय संघ क्या बोलेंगे, इंटर पार्लियामेंट यूनियन, इसका जो सम्मेलन है वो उज्बेकिस्तान के किस में हुआ था? ताशकंद में। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट में लिखोगे IPU। ठीक है, तो ये ताशकंद में हुआ था। अच्छा, और एक, अब हम लोगों ने इतने 5 अप्रैल को जाना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। तो एक और है, IMO के बारे में बात करते हैं। IMO, इसका भी जान लो, ये है इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ठीक है,
IMO इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये 25 सितंबर को मनाई जाती है, 25 सितंबर। क्लियर? ये कब मनाई जाती है? 25 सितंबर को मनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान के बारे में आपको पता ही है। भारत के बारे में बात की जाए तो 2015 में IPU की बैठक में भारत हुई थी, मतलब IPU की जो बैठक थी वो भारत में हुई थी। नेपाल में यहाँ 2023 में सार्क संसद सम्मेलन हुआ था। भूटान में अभी तक कोई भी IPU सम्मेलन नहीं हुआ है। अब IPU की स्थापना के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। 1889 में IPU की स्थापना हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। किस भारतीय राज्य को सौर खेती मॉडल के लिए पहला एग्रोवोल्टेक राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किस भारतीय राज्य को सौर खेती मॉडल के लिए पहला एग्रीवोल्टेक राज्य घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, महाराष्ट्र को या राजस्थान को? तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट एग्रोवोल्टेक राज्य घोषित किया गया है, स्टेट घोषित किया गया है सौर खेती मॉडल के लिए, तो वो है राजस्थान को। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान में किसानों को सौर ऊर्जा, खेती ऊर्जा और खेती दोनों को मिलाकर एग्री वोल्टेक मॉडल लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो यहाँ मॉडल की योजना है लेकिन अभी लागू नहीं की गई। गुजरात में बात की जाए तो गुजरात में रूफ टॉप सोलर फोकस है, रूफ टॉप मॉडल। ठीक है, छतों पर ये जो सोलर पैनल है वो लगाए जा रहे हैं, रूफ टॉप। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है। तो रूफ टॉप मॉडल यहाँ पर लाया गया है। महाराष्ट्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अभी एग्री वोल्टेक मॉडल की शुरुआत नहीं हुई है। और बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, भारत का, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। सारनाथ शैली की शुरुआत किस काल में हुई थी? सारनाथ शैली की शुरुआत किस काल में हुई थी? आपको पता है कि सारनाथ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस काल, ये जो सारनाथ शैली की बात की जा रही है तो इस काल किस काल में शुरू की गई थी, इस बारे में बात की जाएगी। तो जो इसकी जो शुरुआत है वो गुप्त काल से शुरू की गई है। ठीक है, गुप्त काल जो कि था 4 से 6 शताब्दी के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर सारनाथ शैली की मूर्तिकला प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, सारनाथ शैली की मूर्तिकला। आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्य उदाहरण है धर्म चक्र प्रवर्तन वाली भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, आपको पता है कि ये सभी जो सारनाथ में जो भी चीजें जुड़ी है वो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मौर्य काल में ये छड़ी मूर्तियां बनी हैं, ये छड़ी वाली, ये छड़ी मूर्तियां। और आपको ये छड़ी से आपको याद आ जाएगा कि जो कर्नाटक में ये याचगनी वाला नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। कुषाण काल के बारे में बात किया तो यह गांधार शैली फेमस है, गांधार शैली। और भी शैली है मथुरा शैली, तो गांधार शैली और मथुरा शैली यहाँ की है, कुषाण काल वाली। सातवाहन के बारे में बात की जाए तो अमरावती शैली फेमस है, सातवाहन में अमरावती शैली। ठीक है, दक्षिण भारत का एरिया आएगी। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अनंत नगर आवासीय योजना के बारे में बात करते हैं। अनंत नगर आवासीय योजना तो किस शहर में शुरू की गई है? अनंत नगर आवासीय योजना। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अनंत नगर आवासीय योजना किस शहर में शुरू की गई है? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। तो अनंत नगर आवासीय योजना
अनंत नगर का फुल फॉर्म क्या है या इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, इंग्लिश समझ लो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, यानी कम बजट में लोगों को घर प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई है प्रयागराज में। ठीक है, कानपुर में यहाँ पे अभी शुरुआत नहीं की गई है कानपुर में, तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। लखनऊ में बात की जाए तो यहाँ अटल आवास योजना चल रही है। ठीक है, लखनऊ में अटल आवास योजना, अटल हाउस आवास योजना है, लेकिन अनंत नगर वाला नहीं है। वाराणसी के बारे में बात किया है तो यहाँ पर भी अभी ऐसी कोई भी योजना नहीं आई है। और प्रधानमंत्री मोदी का तो ये गढ़ है, संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा प्रयागराज का पूरा नाम इलाहाबाद, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य को उत्कृष्ट अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया है? किस राज्य को उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब या केरल? तो केरल को यह सम्मान प्राप्त है। केरल को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, क्या इस अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, मिला है। इस राज्य के ने आपदा के समय में 2018 में शानदार प्रदर्शन किया था। केरल में आपदा प्रतिक्रिया बल एलडीआरएफ सबसे सक्रिय और प्रशिक्षित मानी जाती है। यहाँ पर जो आपदा से डिजास्टर से निपटने के लिए जो बल है, फोर्स का नाम क्या है? फोर्स का नाम है एलडीआरएफ। काफी अच्छी फोर्स है और इन्होंने वहां पर सक्रिय भूमिका निभाई थी जब 2018 में यहाँ पर बाढ़ आई थी केरल में। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसको अवार्ड नहीं दिया गया है। गोवा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। पंजाब के बारे में बात की जाए तो पंजाब मुख्यतः कृषि पर फोकस्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये मुख्यतः फोकस्ड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर पर। क्लियर? और भी चीजें जान लेते हैं। अच्छा, एनडीएमए की स्थापना कब हुई? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग एनडीएमए। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान की अपनी दुनिया। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गॉड्स ओन कंट्री किस राज्य को कहा जाता है भारत के, तो वो कौन है? वो केरल है। ठीक है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रख लो, गॉड्स ओन कंट्री। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानने लायक हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टेककृत, ठीक है, महाविद्यालय महोत्सव किस स्थान पर हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा टेककृत महाविद्यालय है वो किस महाविद्यालय महोत्सव किस स्थान पर हुआ है? दिल्ली में, कानपुर में, मुंबई या हैदराबाद? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में टेककृत महाविद्यालय महोत्सव, ठीक है, हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी महोत्सव है ये। ठीक है, और इसका आयोजन आईआईटी हैदराबाद 2025 में हुआ था। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद 2025 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बारे में बात की जाए तो यहाँ रेंडिजियस और अन्य फेस्ट होते हैं। ठीक है, रेंडिजियस यहाँ पर क्या होते हैं? रेंडिजियस, ठीक है, होते हैं। कानपुर में बात की जाए तो यहाँ टेकीकृत पहल होता था लेकिन 2025 में नहीं हुआ है। क्लियर? मुंबई में मूड इंडिगो प्रसिद्ध है, टेककृत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुंबई में क्या फेमस है? मूड इंडिगो फेमस है। ठीक है,
टेक कृत कृति नहीं, क्लियर। टेक कृत की जब शुरुआत है की बात करते हैं, टेक कृत की जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1995 में इनकी शुरुआत हुई थी टेक कृत की, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, पहले कानपुर में होता था लेकिन 2025 में जो कार्यक्रम था ये हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। और हैदराबाद की पहचान के बारे में बात करते हैं तो हैदराबाद को साइबराबाद भी बोले जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के मामले में काफी ज्यादा फेमस है हैदराबाद, इसलिए इसको जो उपनाम है इसको साइबराबाद भी बोला जाता है, साइबराबाद, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा फेमस है तो वो हैदराबाद पे आप टिक करोगे, क्योंकि इसी वजह से इसको साइबराबाद कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। प्रयागराज में किस प्रकार का पहला प्लांट स्थापित किया गया है, ठीक है। कचरा से बिजली बनाने का, अपशिष्ट से सीएनजी बनाने का, जल से हाइड्रोजन बनाने का, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करना। तो जो प्रयागराज में जो पहला प्लांट स्थापित किया गया है वो है अपशिष्ट से सीएनजी बनाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंदगी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अब उनसे सीएनजी, उनसे गैस बनाई जाएगी, सीएनजी पेट्रोल सीएनजी बनाई जाएगी, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है। तो प्रयागराज में वेस्ट टू सीएनजी प्लांट लगाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगाया गया है। आपसे पूछा जाता है जो सीएनजी जो प्लांट लगाया है किस मिशन के तहत लगाया गया है, तो ये लगाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, क्लियर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लगाया गया है। कचरा से बिजली, देखो कचरा से जो बिजली पैदा करी जाती है वो दिल्ली में है, ये प्लांट दिल्ली में लगाया है कचरा से बिजली पैदा करने वाला, और जल से हाइड्रोजन पैदा करने वाला ये प्लांट है वो गुजरात में बनाया है, गुजरात में। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग ये जो लगाया है प्लांट लखनऊ में, ठीक है। तो हम लोग ये सभी चीज़ों को याद रखेंगे, जो कचरा से अगर बिजली बनाए तो हम जाएंगे दिल्ली में, और अगर हमें गैस बनानी है तो हम जाएंगे लखनऊ में, वो इलाहाबाद में, और जल से अगर हाइड्रोजन बनानी है तो हम जाएंगे गुजरात में, क्योंकि गुजरात के पास में समुद्र है और समुद्र से बिजली बनाई जा सकती है अच्छे से, ठीक है। प्लास्टिक अगर रिसाइकलिंग करना है, जैसे कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा से यूज में लाना है तो हम जाएंगे लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। आपको पता है कि प्रयागराज संगम नगरी है, यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती का मेल यहीं पर होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर ब्लॉक हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर ब्लॉक हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में या झांसी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर ब्लॉक हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया वो आगरा में किया गया। फिर सुनो, जूनियर बालक, सॉरी ब्लॉक नहीं, जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन आगरा में किया गया है, ठीक है। आगरा ने इसकी मेजबानी की थी 2025 में, और इसमें 20 टीमें शामिल थी, ठीक है। इसमें कितनी टीमें शामिल थी? इसमें 20 टीमें शामिल थी, क्लियर। वाराणसी के बारे में बात की जाए तो हाल ही में इसका कोई आयोजन नहीं हुआ है। लखनऊ में बास्केटबॉल इवेंट होता है, बास्केटबॉल इवेंट होता है, क्लियर। झांसी में कुश्ती के लिए फेमस है, झांसी में कुश्ती होती है, ठीक है, कुश्ती, कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ फेमस है, प्रतियोगिता, क्लियर। और बात करते हैं तो हैंडबॉल का आविष्कार है वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। हैंडबॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? ठीक है, हैंडबॉल का आविष्कार क्या हुआ था? जर्मनी में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओएनजीसी के बारे में बात करते हैं। ओएनजीसी ने किस जिले में 3000 मीटर गहराई पर कच्चे तेल का विशाल भंडार खोजा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हो सकता है ये आ भी जाए, क्योंकि ये नई सी रिसर्च है जो कि हमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगी ओएनजीसी के माध्यम से, ठीक है। तो ओएनजीसी ने 3000 मीटर की खुदाई की और, ठीक है, तेल के, कच्चे तेल के विशाल भंडार खोजे हैं, ठीक है। अब बताइए कहाँ पे खोजे हैं? जो कि भारत में है, भारत के उत्तर प्रदेश में, तो बलिया में, गोंडा में, अयोध्या में, बरेली में। तो ये कहाँ खोजा गया? बलिया में, ठीक है।
बलिया में खोजा गया है। बलिया कहाँ पे है? बिहार की सीमा जो है, अंतिम पूर्व उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो जिला है वो बलिया है, और ये बलिया बिहार को टच करता है, ठीक है ना। तो बलिया टच करता है बिहार को, इसलिए, और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कच्चे तेल के विशाल भंडार मिले हैं, यह पूर्वांचल क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। क्लियर। गोंडा के बारे में बात की तो यहाँ पर कोई तेल का भंडार नहीं मिला है। अयोध्या में पर्यटन स्थल है, और बरेली में प्राकृतिक गैस नहीं है। ओएनजीसी की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। कब हुई थी? 1956 में हुई थी ओएनजीसी की स्थापना, और मुख्यालय, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है ओएनजीसी का मुख्यालय। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है? मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर की परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखो, हेरिटेज कॉरिडोर यानी स्मार्ट सिटी विकास करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, औद्योगिक हब बनाना या कृषि सुधार। देखो मथुरा में क्या आप समझ सकते हो? मथुरा में तेल की रिफाइनरी भी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज किससे जुड़ी होगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि मथुरा से पावर प्लांट हटाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो तेल रिफाइनरी की वजह से हमारा जो अजूबा है ताजमहल, उसका रंग पीला पड़ रहा है, उसके मार्बल्स का रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। और अब बात की जा रही है हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के बारे में। तो मथुरा में जो हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य बनाया जाएगा, ठीक है। मथुरा वृंदावन में धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। हेरिटेज कॉरिडोर क्या होता है कि कुछ जगहों को एक साथ जोड़कर दिखाना, जोड़ देना, जिससे कि वहां पर आवागमन का साधन बहुत आसान तरीके से, बहुत सुगम हो सके। वैसे कि नहीं कि घूमते, यदि किसी एक जगह मान के लो हम यहाँ हैं, हमें जाना है, यहाँ पर है, सड़कों का माध्यम इतना सुगम नहीं है, तो हमें घूमते हुए जाना पड़ता है, ठीक है। पहले किसी और शहर, फिर किसी और शहर, फिर किसी और शहर, फिर किसी और शहर, इस तरह से जाना पड़ता है। लेकिन जब हेरिटेज कॉरिडोर के माध्यम से ये है कि हमको सीधी लाइन दे दी जाएगी, ठीक है। हमको सीधी लाइन दे दी जाएगी, आवागमन का साधन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कम समय भी लगेगा, और ठीक है, हमारा टाइम भी बचेगा और रुपए भी बचेंगे। तो ये चीज है। तो हेरिटेज कॉरिडोर की इस परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि धार्मिक स्थल है मथुरा वृंदावन, तो ये मथुरा वृंदावन में धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी की बारे में बात करते हैं। ये अलग प्रोजेक्ट है, औद्योगिक हब इसका लक्ष्य नहीं है, किसी सुधार भी इसका अलग ही सीन है। लेकिन हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में पूछा गया है तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और मथुरा के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, ठीक है। आपको ये चीज ऑलरेडी पता ही होगा। जय श्री कृष्णा। तो ये मथुरा है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आपको पता होगा कि जो मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में, ठीक है। उसके बाद ये नंद बाबा ले आए थे, ठीक है, नंदगांव में ले आए थे, वृंदावन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखो, जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार, राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड या इनोवेशन अवार्ड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल इंडिया अवार्ड, ठीक है। जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल, ठीक है, ये नई व्यवस्था है, डिजिटल इंडिया अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। स्कॉच पुरस्कार के बारे में बात किया है तो स्कॉच पुरस्कार नवाचारों के लिए है, ठीक है, वित्तीय नवाचार के लिए, वित्तीय नवाचारों के लिए दिया जाती है स्कॉच अवार्ड, नवाचार के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड के बारे में बात की जाए तो ये अलग पोर्टल है। और इनोवेशन अवार्ड मतलब नई चीजें इजाद करने के लिए दिया जाता है, न्यू प्रोडक्ट इजाद करने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, इसको भूलना मत। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डिजिटल इंडिया अवार्ड कब से देना शुरू किया गया था? 2015 में से देना शुरू किया गया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रोहन बैराज परियोजना के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, रोहन बैराज परियोजना के बारे में बात करते हैं कि यह किस जिले में स्थित है। रोहन बैराज परियोजना किस जिले में? बलिया में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर या कुशीनगर में? तो रोहन बैराज परियोजना है ये कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, इसका उद्देश्य है सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रित करना। बैराज जितने भी बनाए जाते हैं वो उन सभी का उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रित करने ही होता है, इसीलिए बैराज होते हैं। ठीक है, बलिया के बारे में बात किया तो गंगा बैराज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गंगा बैराज से जुड़ा हुआ है बलिया, गंगा बैराज। कानपुर में है गंगा बैराज एक। ठीक है, महाराजगंज के बारे में बात किया तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है जिसके बारे में हम बात कर सके। कुशीनगर के बारे में बात करें तो ये कुशीनगर आपको पता है बौद्धिक पर्यटन स्थल है, अच्छा खासा स्थल है। सिद्धार्थनगर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लो कि सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु के कारण प्रसिद्ध है। कपिल वस्तु कहाँ है? सिद्धार्थनगर में ही है। कपिल वस्तु के कारण फेमस है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, इस इंडिया स्किल रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो गणितीय कौशल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, इस बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कौन से कौशल है? ये गणित का कौशल है। ठीक है, गणितीय कौशल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 है इसमें गणितीय कौशल है वो उसमें कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो आंध्र प्रदेश ने शिक्षा सुधार के कारण मैथ्स स्किल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्लियर? यानी कि गणितीय कौशल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सामान्य कौशल में आगे लेकिन गणित कौशल में इतना आगे नहीं है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो स्किल हब योजना के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश स्किल हब योजना के लिए तेलंगाना के बारे में बात की जाए तो आईटी स्किल में अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। आईटी सेक्टर्स में, आईटी स्किल में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो इंडिया स्किल रिपोर्ट है ये हर साल जारी होती है, पर ईयर जारी होती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME में बात की जाएगी। तो PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया, इस बारे में बात करते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME में जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। क्लियर? बिहार के बारे में बात की जाए तो बागवानी के लिए फेमस है बिहार, बागवानी के लिए फेमस है बिहार। क्लियर? कर्नाटक के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक में मक्का उत्पादन अग्रणी रहा है, मक्का उत्पादन के लिए। क्लियर है? देखो यार, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी बन जाएंगी, क्योंकि देखो आप एमसीक्यू के माध्यम से आपका ज्ञान सॉलिड हो जाएगा। देखो कर्नाटक में मक्का उत्पादन फेमस है और फर्स्ट पोजीशन पे है कर्नाटक। पूरे भारत में पूछा जाए तो मक्का उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में बात किया तो डेयरी उद्योग में सबसे आगे है। ठीक है, डेयरी उद्योग में देखो एक होता है उद्योग और दूसरा होता है दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। क्लियर? और उत्तर प्रदेश के बारे में आप समझते हो कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म ज्ञान उद्योग उन्नयन योजना में भी प्रथम पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश ही। क्लियर? वार्षिक के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब वार्षिक में जीआई टैग दिया गया है तो कितने लोगों को कितने दिया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा वार्षिक में जीआई टैग दिया गया है 21। ठीक है, 21 प्रोडक्ट्स को। अब 21 प्रोडक्ट में कौन कौन शामिल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस एक दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनके में देख लो। बनारसी साड़ी सिल्क होती ना, तो बनारसी साड़ी के लिए जीआई टैग दिया है।
और लकड़ी के खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए। आप बनारस गए हो और तो वहां पर आप सिल्क से परिचित हो जाओगे, कॉटन उद्योग अच्छा खासा है वहां पर। और बात करते हैं तो देखो जो 21 था, 21 के से पहले जो डाटा था वो 15, ठीक है, यानी कि कितने कितने टोटल कितने बढ़े, 6 प्रोडक्ट और बढ़े हैं। पहले पुराने डाटा में 15 था, लेकिन अब 21 हो गया है। जीआई का अर्थ क्या होता है, जीआई की फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई की फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, केशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया सेमिनार, हॉकी इंडिया सेमिनार पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। हॉकी इंडिया सेमिनार नहीं, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप। तो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, आगरा में, लखनऊ, झांसी या इलाहाबाद। तो इसका जो आयोजन है वो लखनऊ में हुआ, ठीक है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जूनियर वाली बात नहीं की गई, सीनियर के बारे में बात की गई है। तो लखनऊ ने 2025 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है, ठीक है। आगरा ने बात की जाए तो आगरा ने जूनियर इवेंट लॉन्च मतलब मेजबानी की थी, जूनियर की, ठीक है। झांसी के बारे में बात की जाए, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कुश्ती वाला जो सीन है वो झांसी में है। झांसी में लोग जो कुश्ती को ज्यादा देते हैं, वरीयता, ठीक है, कुश्ती चैंपियनशिप। इलाहाबाद में बात की जाए तो एथलेटिक्स, इलाहाबाद के एथलीट, इलाहाबाद के, ठीक है। और सिटी को नवाबों का सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ ही है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि व्यवसाय, ठीक है, कृषि व्यवसाय और उद्यमिता योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कृषि व्यवसाय और उद्यमिता योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, 6000 करोड़ का, 8000 करोड़ का। देखो, कृषि जो व्यवसाय है और उद्यमिता योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। यह है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर, योजना का संचालन नाबार्ड के सहयोग से होगा। किसके, नाबार्ड के सहयोग से, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नाबार्ड। 1982 आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी। एक बैंक है जो एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है और ये नाबार्ड कब बनी थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज या झांसी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सांसद खेल महाकुंभ है ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, वाराणसी में किया गया था, ठीक है। वाराणसी में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। लखनऊ में बात की जाए तो अन्य खेल योजनाएं लागू की हैं, प्रयागराज कुंभ मेले के लिए जाना जाता है और झांसी में कोई कुंभ मेला लगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अधिकतम कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी, ठीक है। फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत मीडिया इन्फ्लुएंसर को अधिकतम कितनी राशि प्रति माह दी जाएगी, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि 8 लाख। राज्य सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख तक का सहायता दी जाएगी। 5 लाख पुराना डाटा था, 6 लाख सही नहीं है और 10 लाख आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 8 लाख पर बात बनी है। क्लियर, नेक्स्ट देखो,
अच्छा, यूपी डिजिटल मीडिया लॉन्च कब की गई? तो आपको पता ही है कि 2024 में लॉन्च हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला? ग्रीन अवार्ड, T x2 पुरस्कार, वाइल्ड लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड या इको टूरिज्म अवार्ड? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात जाने तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2020 के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2020 का जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार का नाम है T x2 पुरस्कार, यानी टाइगर का दोगुना। इसका फुल फॉर्म ये टाइगर का दोगुना, टाइगरों यानी बाघों की संख्या का दोगुना करने के लिए ये T x2 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप याद रख लेना, टाइगर्स इंटू 2, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये पुरस्कार दिया गया है। ग्रीन अवार्ड के बारे में बात की जाए तो ग्रीन अवार्ड एनवायरनमेंट के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे ग्रीन होते हैं और एनवायरनमेंट भी ग्रीन। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सीलेंस अवार्ड पार्कों को मिलता है, पार्क्स को मिलता है। क्लियर? इको टूरिज्म अवार्ड की बात की जाए तो ये अलग ही प्रोजेक्ट है, इको टूरिज्म प्रोडक्ट। क्लियर? ये देश जैसे कि जो वन फॉरेस्ट है, यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना, इसके बारे में ये अवार्ड दिया जाता है। अब एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 30, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? अब टूना दिवस है क्या? ठीक है, टूना दिवस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जो टूना दिवस है वो 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, टूना क्या है? टूना एक मछली का नाम है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 मई को वर्ल्ड टूना डे बनाया गया। ठीक है, यूएन ने 2 मई को वर्ल्ड टूना डे ठीक है घोषित किया है। 5 जून के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, 10 अप्रैल को कोई भी दिवस नहीं है। और 15 जुलाई के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, स्किल डे मनाया जाता है। क्लियर? टूना मछली महासागरीय खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक मछली है टूना, और जिसके लिए ये जो है यूएन ने 2 मई को वर्ल्ड टूना डे घोषित किया है। देखो, जो हाल फिलहाल में जो घोषित हुए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये 2025 की बात है। आपका एग्जाम भी 2025 में ही होना है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, M4 नाटुरे या नेचर, NATURE नेचर, M4 नेचर पहले किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? अब जैसे कि अगर NATURE अलग से लिख दिया है तो नटूरे पढ़ोगे आप, वही वाला सीन जो आप बचपन में आप नटूरे फटूरे आप चिल्लाते थे। तो M4 नेचर, तो इसका सीधे मतलब है कि नेचर के प्रति उद्देश्य या नेचर का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो नटूरे नहीं है ये। अच्छा, M4 नटूरे या नेचर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग नेचर। इसकी फुल फॉर्म है एक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग नेचर। ठीक है, को यूनेप ने शुरू किया था। इसको किसने शुरू किया था? यूनेप ने शुरू किया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो एक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग नेचर इसका फुल फॉर्म है। और ये जो शुरू की थी, जो एक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग जो नेचर प्रोग्राम है, ये यूनेप ने शुरू किया था। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युवाओं की भागीदारी। ठीक है, मेन फोकस क्या था? यूथ की इन्वॉल्वमेंट,
क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर जो नेचर के प्रोग्राम में अगर हिस्सा लेगा, ठीक है, तो नेचर को बहुत आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यूथ सबसे बड़ी ताकत है आज के टाइम की। अगर यूथ को संभाल लिया और यूथ ने किसी कार्य को ले लिया तो वो पूरा होता है। क्लियर। अब एफएओ के बारे में बात की जाए तो ऑलरेडी इससे पहले की एक क्लास थी जिसमें हमने एफएओ के बारे में बताया था। खाद्य और कृषि से जुड़े संगठन थे, ठीक है। एक संगठन क्या है? खाद्य और कृषि से जुड़ा, खाद्य और कृषि से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा एक संगठन है, ठीक है। यूनेस्को के बारे में बात की जाए तो यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर काम करता है, ठीक है। किस पर काम करता है यूनेस्को? शिक्षा पर, एजुकेशन पर, साइंस पर और संस्कृति पर, आर्ट पर, कल्चर। देखो आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए जो यूनेस्को है वो किस किस पर बेस्ड है, किस किस पर वर्क करता है? तो एजुकेशन, साइंस और कल्चर पर वर्क करता है। WHO के बारे में बात की जाए, इसका फुल फॉर्म ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्वास्थ्य पर वर्क करता है। अच्छा, यूनेप का एक मुख्यालय है, इसकी कभी आपसे पूछा जाता है बताइए यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, केन्या। नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। क्लियर? केन्या। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि विजिंझम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? एक नया पोर्ट है, विजिंझम पोर्ट के बारे में बात की जाएगी। तो ये विजिंझम पोर्ट क्यों, ठीक है, तो विजिंझम जो पोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ है? केरल में है। क्लियर? कहाँ है? केरल में है। तो विजिंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट है ये, ठीक है, केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में है। यह भारत का पहला मेगा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। तमिलनाडु के बारे में बात की जाए तो एन्नोर पोर्ट प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। कौन सा फेमस है? एन्नोर पोर्ट, ठीक है, एन्नोर पोर्ट फेमस है यहाँ पर। कर्नाटक के बारे में बात की जाए तो न्यू मंगलोर पोर्ट में है, न्यू मंगलोर, ठीक है, मंगलोर। आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम पोर्ट है, ठीक है, पट्टनम मोहिनीअट्टम को छोड़ के, ठीक है, जितने भी पट्टनम है ज्यादातर आप आंध्र प्रदेश पर टिक करोगे, ठीक है। तो एक यहाँ पोर्ट का नाम है कृष्णपट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब जो बेंजिंजम पोर्ट है, जो बनवाया किसने है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था बेंजिंजम पोर्ट बनवाने का? तो ये था अडानी ग्रुप को, अडानी। इसको अडानी पोर्ट्स भी बोलोगे, आप बोल सकते हो पोर्ट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष 2025 में बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष 2025 में कौन बने? आलोक जोशी, अजीत डोभाल, RN रवि या अरविंद कुमार? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का यानी एडवाइजरी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद कुमार बने हैं, ठीक है। तो 2025 में अरविंद कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आलोक जोशी के बारे में बात की जाए तो ये रॉ के पूर्व चेयरमैन है, रॉ के एक्स चेयरमैन है। क्लियर? अजीत डोभाल के बारे में बात की जाए तो NSA रहे हैं लेकिन बोर्ड अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। RN रवि के बारे में बात की जाए तो वर्तमान के राज्यपाल हैं RN रवि, ठीक है, गवर्नर है यहाँ RN रवि। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। सुधीर रमन कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? सुधीर रमन कप
2025 का आयोजन किस देश में हुआ? जापान में, चीन में, मलेशिया में या भारत में? तो जो सुधीर रमन कप है ये चीन के सोझाओ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन के सोझाओ सिटी में हुआ था सुधीर रमन कप 2025 में। यह मिक्स्ड टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता थी। जापान के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानने लायक है तो 2027 में ये स्थल होगा, ठीक है। जापान में 2027 में ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर होगा, जापान में होगा। सुधीर रमन जो कप है इसकी मेजबानी करेगा 2027 में जापान। मलेशिया के बारे में बात की जाए तो मलेशिया ये पास्ट का है, ठीक है। पिछले साल का पिछला आयोजन यहाँ पर हुआ था, एक्स मान लो, तो एक्स जो मेजबान था वो मलेशिया था। और भारत में इसका अभी तक कोई भी नहीं हुआ है, भारत ने इसकी मेजबानी अब तक नहीं की है सुधीर रमन कप में। क्लियर? तो 2025 में इसका आयोजन चीन ने किया, अब जो करेगा जापान करेगा और हो कर चुका है मलेशिया। और चीन ने इसका आयोजन भी किया था और चीन जीता भी था, ठीक है। चीन जीता भी था। अच्छा, चीन के बारे में आपको एक खास चीज बता दें कि स्पोर्ट के मामले में चीन बहुत ज्यादा आगे है। चीन का वो जो बजट होता है, चीन अपने जो खिलाड़ी हैं उनका बहुत सम्मान भी करता है, ठीक है। यहाँ के हमारे भारत के बारे में बात की जाए तो अगर बाई चांस कोई भी स्पोर्ट में चला जाता है तो बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आज भी चीन चल रही है लेकिन उतनी कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन चीन में अगर बात की जाए तो चीन में बच्चा बचपन से ही उसका एम तय हो जाता है कि उसको आगे करना क्या है, और उसमें भी अच्छी खासी जॉब निकलती है, पैकेज निकलते हैं, अच्छा खासा उनका खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इनफैक्ट जब वो वर्क वहाँ पे कर रहे होते हैं तो उनकी तनख्वाह भी होती है, उनकी सैलरी भी होती है, ठीक है। अच्छी खासी सुविधाएं देते हैं और वो जो अपने प्लेयर्स पर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, ठीक है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान को मौका मिलता है। ये चीन की खासियत है। इसीलिए जो वर्ल्ड कप होते हैं जैसे कि आपको, ठीक है, अभी हुए थे तो वहां पर भी चीन ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर के बारे में बात कीजिए। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित हुआ है? राजस्थान मध्य प्रदेश में, गुजरात महाराष्ट्र में, कर्नाटक तमिलनाडु में, उड़ीसा झारखंड में। तो अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों के बीच स्थापित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर है। ओके, देखो मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, एमपी का। अच्छा, राजस्थान और इनके बारे में बात करते हैं, एमपी और राजस्थान। तो एमपी में कूनो नेशनल पार्क है और राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स है, कूनो है मध्य प्रदेश में, मुकुंदरा है राजस्थान में, ठीक है। इन दोनों के बीच पहला चीता कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कूनो और मुकुंदरा के बीच पहला चीता कॉरिडोर बनाया गया है। बाकी जो उत्तर हैं बी सी डी यानी गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु उड़ीसा झारखंड, ठीक है। इन राज्यों में चीता पुनर्वास की योजना अभी तक नहीं है। क्लियर? और आपको एक बात और बता दें कि चीते नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता ही है लेकिन फिर भी आप लिख लो, ठीक है। चीतों के बारे में थोड़ा बहुत और जान लो। तो चीते हैं वो कहाँ से लाए गए भारत में? नामीबिया से, और कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक ड्रोन प्रणाली की विकसित की गई जिसको नाम है हरपोश ड्रोन प्रणाली। तो अब हरपोश ड्रोन प्रणाली के बारे में बात की जाएगी। तो हरपोश ड्रोन प्रणाली किस देश से संबंधित है? रूस से, इजराइल से, अमेरिका से या भारत से? तो हरपोश ड्रोन प्रणाली है वो इजराइल से संबंधित है, ठीक है। हरपोश एक लॉइटरिंग माउंटेन ड्रोन है जिसे इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने विकसित किया है, ठीक है। तो इजराइल की जिसने विकसित किया है, ठीक है, उस इंडस्ट्री का नाम है क्या? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। क्लियर? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है
जिसने हार्पून ड्रोन प्रणाली का विकास किया है। रूस के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी रखें तो ओरियन ड्रोन, ठीक है, रूस के ड्रोन का नाम क्या है? ओरियन, ओरियन, ठीक है, ओरियो बिस्कुट नहीं है, ये ओरियन ड्रोन है। अमेरिका के बारे में बात की जाए तो MK9 रीपर प्रसिद्ध है, ठीक है, MK9 रीपर। ओके, भारत के बारे में बात की जाए तो भारत ने एक रुस्तम लॉन्च किया है, रुस्तम सेकेंड, ठीक है, ठीक है, रुस्तम सेकेंड, क्लियर। हमारा स्वदेशी ड्रोन है ये भारत का। और हारपूस कहाँ का ड्रोन है? इजराइल का है। हारपूप, ठीक है, हारपूश। देखो हारपूश का जो नाम है वो हारपूश नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, हारपूप है, ठीक है, हारपूप। जो हारपूप ड्रोन है ये आत्मघाती ड्रोन के रूप में कार्य करता है, ये जाता है स्वयं फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटन पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की? बोटन, तो ये जो पहल है किसके? संयुक्त राष्ट्र की, नाटो की, G7 या ब्रिक्स की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। बोटन है जो पहल है ये ब्रिक्स की पहल है, ठीक है। बोटन का फुल फॉर्म होता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इसकी पहल है, ब्रिक्स की पहल है, ठीक है। इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज को मजबूत करना है, ठीक है। दक्षिण यानी दक्षिण जो देश हैं उनकी आवाज को मजबूत करना है। बोटन के माध्यम से ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। जबकि नाटो, G7 इन लोगों ने ऐसी कोई पहल विकसित नहीं की है। G7 में बात की जाए तो G7 केवल विकसित देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। G7 में विकसित देशों का ग्रुप है G7, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्राजील है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन ये बोटन पहल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये दक्षिण वाला एरिया है, ठीक है। दक्षिण देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए ये जो पहल है लाई गई थी, ब्रिक्स लाया था बोटन नाम से। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को? तो ये दिया है कुवैत ने, ठीक है। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सर्वोच्च वहां का जो सम्मान है वो प्रदान किया। सऊदी अरब के बारे में बात की जाए तो किंग अब्दुल अजीज से सम्मान दिया है। कतर में ऐसा कोई भी सम्मान नहीं। ओमान के बारे में बात की जाए तो ओमान का जो सबसे बड़ा है ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद, जायद, ठीक है, तो ओमान का है। और अगर चीज जानने लायक है तो कुवैत खाड़ी देशों में भारत का प्रमुख व्यापारी साझेदार है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन हॉक किस भारतीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो NIA, रॉ, SBI या CBI या IB? तो ऑपरेशन जो हॉक है वो IB के द्वारा संचालित है। IB फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। IB ने ऑपरेशन हॉक के तहत आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। NIA के बारे में बात की जाए तो ये जांच एजेंसी है, ठीक है, जांच एजेंसी है NIA, क्लियर। रॉ के बारे में बात की है, विदेशी खुफिया एजेंसी है रॉ। CBI के बारे में बात की है, भ्रष्टाचार के मामलों को देख रेख करती है, ठीक, करप्शन को निपटाती है, करप्शन के बारे में देख रेख करती है। IB की स्थापना के बारे में बात की जाए तो IB की स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में हुई थी IB की स्थापना। और ये भारत की सबसे पुरानी एजेंसी है IB, ठीक है, सबसे पुरानी एजेंसी है, पुरानी नहीं सबसे पुरानी एजेंसी है। CBI और राव से भी पहले आई थी, सबसे पुरानी है IB, क्लियर। और आज की क्लास का जो लास्ट सेकंड जो लगभग 45 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहली एशिया अंडर 15
और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जॉर्डन में किया गया है। कहाँ किया है? जॉर्डन में। क्लियर? और 2025 की ये प्रतियोगिता अम्मान जॉर्डन में आयोजित की गई है। भारत के बारे में बात किया जाए तो 2023 की जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है भारत में। ठीक है, जापान में अभी तक कोई आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन 2027 के लिए चयनित था थाईलैंड। 2027 में थाईलैंड, ठीक है, 2027 में थाईलैंड में ये जो हो गए मुक्केबाजी। और अंडर 15 और अंडर 17 जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2025 का वो जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन ने किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉर्डन ने तो ये मेजबानी की है, लेकिन जो भारत ने है, इंडिया ने 5, ठीक है, 5 स्वर्ण जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं। आपसे एक नंबर में यही पूछ लिया जाए, 5 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है। हॉक आई 360 यानी 360 तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? हॉक आई 360 तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि निगरानी के लिए, समुद्री निगरानी के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, रक्षा अनुसंधान के लिए। तो जो हॉक आई 360 डिग्री है, ये समुद्री निगरानी के लिए फेमस है। समुद्री निगरानी के लिए तकनीकी का विस्तार किया गया है। हॉक आई 360 ये अमेरिका की एक कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? सॉरी, ये किसकी कंपनी है? यूएसए की है। ठीक है, यूएसए की कंपनी है। ठीक है, जो उपग्रहों के माध्यम से रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का पता लगाती है। इसका उपयोग समुद्री जहाजों की निगरानी, अवैध जांच की गतिविधि और अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है। किसी निगरानी के बारे में बात की जाए तो किसी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए, ठीक है, और रक्षा में सीधे रक्षा अनुसंधान के लिए संबंध नहीं है। ये हॉक-आई 360 दुनिया का पहला वाणिज्यिक आरएफ डिटेक्शन सैटेलाइट ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है हॉक-आई? ये क्या है? यानी वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल आरएफ डिटेक्शन सैटेलाइट ऑपरेटर है। क्लियर? तो क्यों की जाती है? समुद्र में जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कोई भी जहाज किसी अदर देश में एंट्री कर गया, या कोई भी जहाज है जो बिना परमिशन के किसी भी दूसरे मुल्क में, देश में चला गया, या अवैध जो तस्करियां होती हैं, ठीक है, या कोई लूटपाट होती है, तो इन सब की जानकारी हॉक-आई 360 के माध्यम से, जो कि यूएसए की एक कंपनी है, ये इस पर निगरानी रखती है। और इसका ये जो है, ये पहला वाणिज्यिक है डिटेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला रियल टाइम फॉरेस्ट फायर चेतावनी प्रणाली। भारत का पहला रियल टाइम फॉरेस्ट फायर चेतावनी, जैसे कि अगर किसी जंगल में आग लग गई तो उसकी सूचना के संबंध में ये जो प्रणाली विकसित की गई है, किसने की है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, एफएसआई ने, एनडीआरएफ ने। तो इसकी जो प्रणाली है वो इसरो ने विकसित की है। किसने की? इसरो ने विकसित की है इस प्रणाली को। और आपको कोड वाले बताया था कि डीआरडीओ ने विकसित किया है, और जो रियल टाइम फॉरेस्ट फायर चेतावनी है वो इसरो ने विकसित किया है। इसरो ने उपग्रह अधिकतम आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया है। यह प्रणाली जंगलों में आग लगने पर तुरंत अलर्ट भेजती है। डीआरडीओ के बारे में बात की जाए तो यह रक्षा अनुसंधान के लिए फेमस है। एफएसआई के बारे में बात की जाए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया केवल डाटा संकलित करती है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी सर्वे करती है, डाटा को संकलित करती है। एनडीआरएफ के बारे में बात किया है तो ये आपदा प्रबंधन करता है, तकनीकी विकसित नहीं है। ठीक है, ये इमरजेंसी के टाइम ये काम आती है एनडीआरएफ। अब सावास के बारे में बात करते हैं। अच्छा सॉरी, ये जो एफएसआई है, सॉरी, जो फॉरेस्ट फायर प्रणाली है, ठीक है, इसको फायर सेट के नाम से जाना जाता है। फायर सेट, आपसे यही पूछ लीजिए, बताइए फायर सेट किसने विकसित किया था?
तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। शाबाश के बारे में बात की जाए तो ये पहल किस भारतीय संस्था से जुड़ी हुई है? जो शाबाश पहले, ये भी इसरो की ही देन है। इसका फुल फॉर्म, शाबाश की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस, ठीक है। ये किसकी पहल है? इसरो की ही पहल है। यह किसानों को उपग्रह के माध्यम से कृषि संबंधी सलाह प्रदान करता है। डीआरडीओ के बारे में बात, यह कृषि से संबंधित नहीं है, जबकि यह रक्षा अनुसंधान वाला है। नीति आयोग के बारे में बात की जाए तो यह निर्माण संस्था है, नीति निर्माण, ठीक है। इसके कौन होते हैं? चेयरमैन तो पीएम होते हैं। और इससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की जगह ली है नीति आयोग ने 2014 से ये कार्यरत है। CSIR के बारे में बात किया तो वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्यरत है, ठीक है। साइंस से जुड़ी हुई है, क्लियर। शाबाश से किसानों को बेहतर पैदावार के लिए मौसम, मिट्टी और जल उपयोग की सलाह दी जाती है। अब अंतिम जो क्वेश्चन है, 2 बचे लास्ट आज की क्लास के। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में बात कीजिए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स में पूछा जाता है कि वर्ल्ड प्रेस के बारे में बात की जा रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो भारत का स्थान 159 है, ठीक है। तो 2025 की रिपोर्ट्स विदाउट वर्ड्स जो रिपोर्ट्स की थी, ठीक है, रिपोर्ट्स का नाम क्या है? विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं RSF, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। RFS द्वारा जारी इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 159 का। यह प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। भारत 2020 में, ठीक है, ये पोजीशन है 2025 की। 2020 में अगर देखा जाए तो जो प्रेस के बारे में, तो ये था 140 पोजीशन पर, ठीक है। और 2018 में 131 पर, 2018 में 131 पर था। यानी कि आप समझ सकते हो और ज़्यादा गिर रहा है, जो प्रेस पर जो है वो और ज़्यादा गिर रहा है। पहला स्थान नॉर्वे का है, फर्स्ट पोजीशन किसका है? नॉर्वे का, अंतिम स्थान उत्तर का है। अच्छा, जो अब इसके बारे में जान लो कि अगर बाई चांस देखो नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है और हमारा जो भारत है वो 159 पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है? क्या हम अच्छी पोजीशन पे या खराब पोजीशन पे है? और हमारी पहली पोजीशन से हम कितना बेहतर हैं या कम है? देखो ऐसा होता है कि जो प्रेस सूचकांक है, आप जितना आगे बढ़ोगे, मतलब आपकी गिनती, आपकी काउंटिंग, जैसे कि 159, 160, 161, तो इसका मतलब है कि आप डूब रहे हो, यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो उतना अच्छा नहीं है। और जिसका फर्स्ट में है वो, उसकी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो अच्छी पोजीशन पे, यानी कि प्रेस अच्छे से काम करती है, ठीक है। जो मीडिया है वो अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी गलत चीज नहीं हो रही है, सबको एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। हम क्या थे? हम 2020 में हम थे 140 पोजीशन पर और 2025 में हम 159 पोजीशन पर आ गए, यानी कि हम लोग गिरे 19 अंक गिरावट आई हमारी, यानी कि हम बस से बदतर होते जा रहे हैं। इससे बेहतर तो 2018 वाला सीन था कि हम थे 131 पोजीशन पर, यानी कि मीडिया स्वतंत्र थी, अपने हिसाब से वर्क करती थी और वो सही से कंटेंट लेकर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब या तो मीडिया पर दबाव बन रहा है या तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बस इतना तो बता सकते हैं कि पोजीशन बस से बदतर होती जा रही है और ऐसी हालत रहे ना तो हम लास्ट पोजीशन पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है वैश्विक सैन्य खर्च 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, वैश्विक सैन्य खर्च में 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो चौथा है, ठीक है। हम जो SIPR, ठीक है,
SIPRI, ठीक है, जो रिपोर्ट थी उसमें भारत को चौथे स्थान पर दिया गया है। लगभग हमने भारत के सैनिक पर, तो ठीक है, लगभग भारत के सैनिक पर लगभग कितना रुपया खर्च हुआ है? $82 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है, इतना रुपया खर्च हुआ है। अब तीसरा, पांचवा और छठा के बारे में बात की जाए तो चीन, चाइना थर्ड पोजीशन पर है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब पांचवी पोजीशन पर, और छठी पोजीशन पर फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है छठा पोजीशन। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में एक बार और ध्यान देख लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट पोजीशन पर USA, सेकंड पर कौन है? लिख ले, चाइना तो थर्ड पोजीशन पे है, सेकंड पर रसिया, थर्ड पर है चाइना, और फोर्थ पर है भारत, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो आप लगभग 150 क्वेश्चन है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाई देंगे। टाइम ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।